So the topic for today is my favorite topic. That's spiritual well-being. I actually wait for spiritual well-being to come. I really love this topic because I feel this is the essence of everything. If you get this right, you get everything right. So physical, mental, emotional, everything falls in place. When this spiritual well-being is in place, then everything is in place. And we'll be taking few sessions on this. Like today is just an introduction where I'm going to talk to you very briefly about the laws of karmas, about our different bodies, about Panchtattva, about nadis, about chakras, and all these stuff. And then we'll be needing 2-3 more sessions where we'll be going deep into the different chakras. We will be going deep into the mantras, which mantras are good for pregnancy, which mantras are good for conception, which mantras are good for protection of womb. To discuss all these things over here. So we'll be taking minimum 3 to 4 sessions for spiritual well-being. So today we start with our introductory session on spiritual well-being. I'm really excited about it. So when we talk about spirituality, the basis of spirituality is karmas. Because कहते हैं ना कि आप अपने साथ में क्या लेके आते हो, क्या लेके आते हो आप अपने साथ में? Can somebody answer me on the chat? आप क्या लेके आते हो अपने साथ में? We only get our karmas. हम अपने साथ सिर्फ कर्म को लेके जाते हैं और अपने साथ सिर्फ कर्म को लेके आते हैं और कुछ नहीं लेके आते. तो आपका बेबी भी जो आपके पास में आया है, आपके वूम में आया है, वो कुछ नहीं लेके आया है. वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों को लेके आया है. नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो पीरियड आपके वूम में स्पेंड कर रहा है उसको आप कैसे मैक्सिमाइज कर सके, उससे कैसे बेस्ट बना सके. सो द थ्योरी ऑफ कर्मा सेज दैट द सोल सेलेक्ट्स यू. एज अ पेरेंट यू हैव नो पावर टू सेलेक्ट योर चाइल्ड. इट इज रॉन्ग टू से कि पेरेंट ने चाइल्ड को सेलेक्ट किया कि भाई मुझे इच्छा थी कि वो सोल मेरे जीवन पे आए. आई कैन जस्ट क्रिएट द डिजायर, बट till the time that soul does not have the desire to come in my womb, वो कभी मेरे womb में नहीं आएगा. So it is solely the desire of the soul sitting in the astral world to come into my womb. वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे की इच्छा है कि वो मुझे माँ बनाना चाहता था, राइट? और कैसे वो सेलेक्ट करता है मुझे? उसके खुद के कर्म हैं. उस कर्म के हिसाब से वो खुद अपनी एक लाइफ स्क्रिप्ट लिखता है और कोई नहीं लिखता उसके लाइफ स्क्रिप्ट. द लाइफ स्क्रिप्ट इज रिटन बाय द सोल इटसेल्फ. और जब वो अपनी लाइफ स्क्रिप्ट लिखता है तो उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं जो इस जीवन में पूरी करना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस सर्टन थिंग्स, ही वॉन्ट्स टू अचीव सर्टन थिंग्स. उसके बहुत अनफुलफिल्ड डिजायर है जिसे वो अचीव करना चाहता है. बहुत सारी बातें हैं जो वो पास्ट लाइफ्स में एक्सपीरियंस नहीं कर पाया था, उसे वो एक्सपीरियंस करना चाहता है. बहुत सारे कार्मिक ट्रांजैक्शंस हैं जिसको वो क्लोज करना चाहता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस, उसके जैसे कर्म हैं, वो अपने कर्मों के हिसाब से अपनी लाइफ स्क्रिप्ट खुद लिखता है. और लिखने के बाद में फिर वो चूज करता है कि मेरी लाइफ स्क्रिप्ट को अचीव करने के लिए कौन सी फैमिली, कौन से पेरेंट एंड स्पेशली कौन सी मदर केपेबल इनफ है. प्लेन एंड सिंपल. सोल सेलेक्ट्स यू कि भाई मेरे लिए कौन सी मदर, क्योंकि मदर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में फादर का रोल आता है और उसके बाद में पूरी फैमिली का रोल आता है. बिकॉज अ चाइल्ड इज एक्चुअली कल्मिनेशन ऑफ द इंटायर फैमिली. उसमें हर फैमिली मेंबर की कुछ ना कुछ झलक होती है, उनके जेनेटिक कॉम्पोजिशंस होते हैं. सो वो सोल अपनी लाइफ स्क्रिप्ट को अचीव करने के पर्सपेक्टिव से आपको सेलेक्ट करता है. तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक बहुत डिवाइन सोल को चाहते हो कि भाई मेरे वूम में बहुत डिवाइन सोल आए, बहुत इंटेलिजेंट सोल आए, बहुत प्रॉस्पेरस आए, जो आए और एकदम हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हो जाए, जो अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत अमेजिंग हो, तो फिर
अगर ऐसा सोल चाहिए तो नेचुरली वो सोल ने भी अपनी एक लाइफ स्क्रिप्ट लिखी है, तो उस लाइफ स्क्रिप्ट में वो चाहेगा कि उसकी ये सारी बातें अचीव हो। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पास आए, तो नेचुरली आप में वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप वो उसको अचीव करा सको। तो जैसा सोल आपको चाहिए, पहले आपको वैसा बनना पड़ेगा। अगर आप खुद में डिवाइन नहीं हो, तो कैसे डिवाइन सोल आपके जीवन में आएगा? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो whatever soul you want to attract in your life, you need to become one before. So the soul selects you. Why it selects you? To fulfill its soul agenda. उसके जो जीवन का पर्पस है, उसको फुलफिल करने के लिए वो सेलेक्ट करता है। And then, and what is your responsibility? To close the karmic transaction. Because बच्चे का और आपका बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। तो ये कार्मिक कनेक्शन तभी पूरा हो सकता है जब आप रिस्पॉन्सिबली, एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट की तरह आप उसको सपोर्ट कर सको उसके जीवन के एजेंडा को पूरा करने के लिए। सो थ्योरी ऑफ कर्मा इज वेरी वेरी सिंपल, कि भाई जो लाइफ स्क्रिप्ट है वो सोल खुद लिख रहा है और अपने कार्मिक ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे लिख रहा है, और वो आपको चूज इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी ये एक्सपेक्टेशन है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बन के उसके ये पूरे कार्मिक साइकिल को फुलफिल करने में, उसकी जो लाइफ की पर्पस है उसको फुलफिल करने में आप सपोर्ट दोगे। Now, so the script is an outcome of our own karmas. वो बच्चे की जो लाइफ स्क्रिप्ट है, अब आप चाहते हो कि आपका बच्चा बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, ब्रेव हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, हर एस्पेक्ट से सुपर डुपर हो, यानी कि यू आर थिंकिंग ऑफ एन अमेजिंग स्क्रिप्ट फॉर योर चाइल्ड। तो फिर अमेजिंग स्क्रिप्ट के लिए उसके कर्मास भी तो अमेजिंग होने चाहिए, बिकॉज कर्मास से ही स्क्रिप्ट बनता है। और कर्मास क्या है? वो हमारी बेसिस का लाइफ है। आर प्रेजेंट इज द रिजल्ट ऑफ आर पास्ट कर्मास। हम आज जो भी, अगर हम कुछ एंजॉय कर रहे हैं या कुछ सफर कर रहे हैं, कुछ भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने लाइफ में, दैट इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ आर पास्ट कर्मास। और हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे प्रेजेंट कर्मास पे डिपेंडेंट है। तो बाय एनी चांस इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, नो प्रॉब्लम, you have the power to change your future by changing your present karmas. So what does this mean? कि अगर जो बच्चा आपके वूम में आया है, आप चाहते हो कि उसके कर्मास और इंप्रूव हो, तो आप उसको वूम में उसके कर्मास को बेटर कर सकते हो, बिकॉज आपके पास में उस समय पूरा पावर है, पूरा कंट्रोल है। दैट चाइल्ड इज टोटली इन योर कंट्रोल, वो आपकी गिरफ्त में है पूरा। तो अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो बच्चे के भी कर्म अच्छे होते जाएंगे, बुरे कर्म करोगे तो उसके भी अच्छे के कर्म बुरे बनते जाएंगे, राइट? सो अ मदर हैज गॉट फुल पावर टू हैंडल द कर्मास ऑफ हर चाइल्ड। तो उसके लिए अब हम पहले ये समझें कि टाइप ऑफ कर्मास क्या है। तो बेसिकली कर्मास आर ऑफ 4 टाइप्स। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, let us think of a, like, I'll just give you an example. That example will make it like much better for you. आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होंगी। एक योद्धा है, उसे जाना है युद्ध भूमि में, राइट? तो योद्धा के पास में सबसे सबसे प्राइज्ड पोजेशन क्या होता है? हिज कलेक्शन ऑफ ऑल दी एरोज। उसके पास जो तीर धनुष है, तीर है, ये जो है वो उसका सबसे प्राइज्ड पोजेशन है, विच हैज बीन कलेक्टेड ओवर द टाइम। तो वैसे ही हम अपने जीवन में अलग अलग समय में, अलग अलग लाइफ में हम बहुत सारे कर्मास को एक्यूमुलेट करते जाते हैं, एंड दीज आर योर संचित और एक्यूमुलेटेड कर्मास। दैट मीन्स एक योद्धा के पास में जो उसके पूरे तीर का जो संग्रह है, जो कलेक्शन है, दैट इज हिज संचित कर्मास। नाउ दैट योद्धा हैज टू गो फॉर अ वॉर, उसे वॉर पे जाना है।
तो वॉर पे क्या सारे के सारे एरोज को लेके जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब वो वॉर कैसा है उसके हिसाब से लेके जाएगा, उसने स्ट्रैटेजी क्या की है वो उसके हिसाब से लेके जाएगा कि भाई किस तरह से स्ट्रैटेजी किया है, कितनी बड़ी वॉर है। अगर ज्यादा बड़ी वॉर है तो नेचुरली ही नीड्स मोर कलेक्शन, अगर छोटी है तो कम लगेगा। उसने पर्टिकुलर कुछ स्ट्रैटेजी प्लान की है तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही नीड्स टू कैरी दोज पर्टिकुलर तीर विथ हिम। सो हमारी भी लाइफ में हम अपनी हर लाइफ में एक लाइफ स्क्रिप्ट लिखते हैं, और इस लाइफ स्क्रिप्ट को सपोर्ट करने के लिए हमको जो कर्मास चाहिए वो है प्रारब्ध कर्म। तो हम सारे के सारे कर्म लेकर अपने इस जीवन में नहीं आए हैं। एज डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आई हैव नॉट ब्रॉट ऑल द कर्मास विथ मी। मैंने सिर्फ इस जीवन में जो मैंने अपनी लाइफ स्क्रिप्ट लिखी है, जो मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे जो जो कर्मों की आवश्यकता है, अच्छी बुरी वॉटेवर, मैं सिर्फ उनको लेके आई हूं, एंड दैट बिकम्स माई प्रारब्ध कर्म। सो संचित कर्म इज द होल कलेक्शन एंड प्रारब्ध कर्म इज a part of it that we get for this particular life itself. Now, in this life, I start doing things. जैसे वॉर पे योद्धा खड़ा हो जाता है, उसके सामने एक ओपोनेंट होता है, तो क्या करता है जब सामने में ओपोनेंट होता है? तो वो अपने प्रत्यंचा से, अपने सॉरी तरकश से तीर निकालता है और अपनी प्रत्यांचा पे चढ़ाता है। राइट, तीर निकालता है और उसको अपने धनुष पे चढ़ाता है, प्रत्यंचा पे चढ़ाता है, और फिर सामने वाले पे निशाना लगा देता है। नाउ similarly, in our life also, every moment we need to handle something or the other. तो जैसे जैसे हमको कुछ हैंडल करना पड़ता है तो क्या होता है, हमारा एक एक प्रारब्ध जो है वो क्रियायमान कर्म बनता जाता है। अब ये क्रियायमान कर्म का एक रूल है, जैसे कि वॉरफेयर का रूल है, जब तक तीर आपके इस पे है, तरकश पे है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही वो तीर प्रत्यंचा पे चढ़ जाती है, देन द वॉरियर कैन नॉट बैक ऑफ। फिर ये वॉरियर ये नहीं कर सकते हो मैं तीर रिलीज नहीं करूंगा, मैंडेटरीली उसे वो तीर को रिलीज करना ही पड़ता है। ही हैज टू शूट हिज एरो मैंडेटरीली। सिमिलरली लाइफ में जैसे ही हम अपने एक एक सिचुएशन को फेस करते हैं, प्रारब्ध क्रियायमान होता जाता है, और जैसे प्रारब्ध क्रियायमान होता जाता है हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना ही पड़ेगा, हमें तीर छोड़ना ही पड़ेगा। नाउ हाउ टू हैंडल दिस? संचित एंड प्रारब्ध को हमें हैंडल करना बहुत इजी है। आई विल कम अप विद वेज जिससे हम संचित और प्रारब्ध को हैंडल कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू हैंडल संचित एंड प्रारब्ध। हम डीप मेडिटेशन, सेवा एक्टिविटीज, गुड डीड्स, हम ये सब के द्वारा संचित और प्रारब्ध को बिना भोगे ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। वी कैन वाइप इट ऑफ। बट क्रियायमान कर्म को भोगना जरूरी है, और कितना भोगना पड़ेगा? जितना है उतना नहीं। वी कैन चेंज दी इंटेंसिटी एंड स्पीड। जैसे आपके तीर पे, आपके प्रत्यंचा पे जैसी तीर लगी, तीर छोड़ना तो पड़ेगा, वो तो मैंडेटरी है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसका स्पीड, उसका डायरेक्शन, वो सारा चीज किसके कंट्रोल में? योद्धा के कंट्रोल में। सिमिलरली ये कर्म आपको कितना कष्ट देगा, वो सब आपके कंट्रोल में है। अगर आप गुड डीड्स कर रहे हैं, गुड कर्मास कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ये कर्म आपको उतना प्रॉब्लम नहीं देगा। गाड़ी में जा रहे थे, एक्सीडेंट होना था, हमारा वो क्रियायमान प्रारब्ध क्रियायमान हो गया था, लेकिन एक्सीडेंट होके आईसीयू में नहीं गए हम, सिर्फ हल्की फुल्की खरोच से हम बच गए, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे थे, हम गुड डीड्स कर रहे थे। तो इसलिए उसकी इंटेंसिटी भोगे तो सही, खरोच तो आई, लेकिन खरोच में बच गए। कुछ बहुत बड़ा मेजर कुछ हो सकता था, वो नहीं हुआ। राइट? और फिर जब जब कोई भी कर्म क्रियायमान बनता है, जब भी एक योद्धा
तीर छोड़ता है तो फिर क्या होता है, सामने वाला योद्धा उसको छोड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, पैरेलली वो भी एक तीर छोड़ता है। सो दिस इज कॉज एंड इफेक्ट। सो जब जब हम कोई भी कर्म को एक्शनेबल बनाते हैं, इन रिटर्न there are many more karmas that attack us. These are called आगामी कर्मास, जो फ्यूचर में फ्रूटिफाई होंगे, राइट। सो इस तरह से हमारे 4 कर्म है, संचित, प्रारब्ध, क्रियायमान और आगामी। नाउ इन केस ऑफ द चाइल्ड इन आवर वूम, क्रियायमान और आगामी का कोई वैल्यू ही नहीं है, बिकॉज उसका प्रारब्ध अभी तक एक्टिवेट ही नहीं हुआ है, बिकॉज उसने जन्म ही नहीं लिया है, वो अभी भी आपके वूम में है। तो उसका खाली एक्टिवेट, उसके खाली जो कर्मास उसके लिए जो वैलिड है वो है संचित और प्रारब्ध। एंड संचित और प्रारब्ध को आप बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आपका बच्चा आपके वूम में आया है with certain set of karmas, you have the power to reduce the karmic load. एंड कार्मिक लोड को रिड्यूस करने का क्या मतलब हुआ, हमारे जीवन में जितनी भी सफरिंग है या जितना भी सक्सेस है, इट इज ऑल अ फंक्शन ऑफ कर्मास। गुड कर्मास गिविंग अस सक्सेस, बैड कर्मास गिविंग अस सफरिंग, गिविंग अस डिजीज, गिविंग अस फेलियर, राइट। सो इफ यू वांट कि आपके बच्चे के जीवन में सफरिंग्स मिनिमाइज हो जाए, उसका हेल्थ अमेजिंग रहे, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहे, बाद में उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, उसकी लाइफ बहुत हैप्पी रहे, तो आपको क्या करना होगा, उसके कार्मिक लोड को रिड्यूस करना होगा। And it is very easy for you to reduce the karmic load when the child is in the womb. अब समझ में आया मैंने टॉपिक क्यों ली। आप लोग में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई सडनली अचानक से मैम गर्भ संस्कार की बात चालू है, वो गर्भ संस्कार की बात में अचानक से कर्मास कहाँ से आ गया। तो कर्मास इसलिए आया कि अगर आप 100% गर्भ संस्कार करना चाहते हैं अपने बच्चे का, तो आपको उसके कार्मिक लोड को रिड्यूस करना होगा, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट फर्दर। What are the laws of karmas? सबसे पहले प्योर इंटेंशन, द यूनिट ऑफ कर्मास, मेजरमेंट ऑफ कर्मास। कर्मास किससे मेजर होता है, कर्मास आपने कितना बड़ा कुछ लंबा चौड़ा किया उससे मेजर नहीं होता है। कर्मास सिर्फ और सिर्फ मेजर होता है आपके भाव से, आपकी इंटेंशन से, कि आपने जो ये काम किया वो किस इंटेंशन से आपने वो काम किया। कोई सेल्फिश मोटिव थी उसके पीछे कि परोपकार की भावना थी उसके पीछे, किसी का नुकसान था उसके पीछे कि एक विन विन एटीट्यूड था उसके पीछे, किस भाव किस इंटेंट से आपने कर्म किए, उसी से सब कुछ डिसाइड हो जाता है, राइट। सो अब आपको ये चीज डिसाइड करना होगा कि कुछ भी काम आप करें उसके पीछे आपके भाव शुद्ध रहें, क्योंकि आपके भाव थोड़े भी अशुद्ध होते हैं तो वहीं आपका कार्मिक बैगेज जो है वो बढ़ जाता है, आपके ऊपर में कर्म बंधन आ जाता है, राइट। नाउ इट इज क्रिएटेड एट ऑल द 3 लेवल्स, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शन। सिर्फ मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो ही मुझे खराब कर्म नहीं होंगे, मेरे मन में अगर भाव भी आया कि मुझे उसे थप्पड़ मारना चाहिए और उससे रिलेटेड गुस्से का एक इमोशन भी आया तो भी मेरा कर्म का बंधन हो जाएगा, right? So it is created at all the 3 levels and there is cause and effect attached to it, cause and effect, right? तो जो भी कर्म आप करते हो वो मल्टीप्लाई होके इनफाइनाइट टाइम्स आपके पास वापस आता है। इट फॉलोज द लॉज ऑफ नेचर। आप एक बीज डालोगे तो असंख्य फल आएंगे। सिमिलरली एक कर्म आपको असंख्य कर्मों का रिटर्न देगा। तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, खराब कर्म करेंगे तो खराब रिटर्न्स मिलेंगे। एंड देन यू वॉक अलोन। कर्म में कोई हेल्प नहीं कर सकता, ना माँ बाप हेल्प कर सकते, ना ब्रदर सिस्टर, ना बिजनेस पार्टनर्स, ना लाइफ पार्टनर, कोई हेल्प नहीं कर सकता। जिसके जो कर्म है उसको अपना कर्म भोगना ही पड़ता है, एक्सेप्टिंग वन सिचुएशन, accepting one situation when the child is in the womb of the mother, that's it।
क्योंकि सिर्फ जब चाइल्ड मदर के वूम में है तभी वो चाइल्ड पूरा का पूरा मदर के कंट्रोल में है। वो चाइल्ड की पूरी जो सूक्ष्म बॉडीज है, सटल बॉडीज है, वो मदर के साथ में सिंक्रोनाइज्ड है, राइट। सो मदर चाहे तो उसके कार्बिक बैगेज को बढ़ा भी सकती है, चाहे तो उसके कार्बिक बैगेज को कम भी कर सकती है। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ ईच ऑफ यू। एक बार बेबी आपका बाहर आ गया फिर आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज देन दैट चाइल्ड इज अ इंडिविजुअल एंटिटी with his own mind, with his own set of karmas. You can't do anything. You just, आप खाली उसके लिए चिंता कर सकते हो जिससे कुछ नहीं होता, लेकिन आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकोगे। बट अभी जब वो बच्चा आपके वूम में है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। The power resides in you. It is there with you. You can do whatever you want to do. This is a golden opportunity. Next, karma is created the moment you move away from मूल स्वरूप of आत्मा। हमारी आत्मा का क्या स्वरूप है? हम सब जानते हैं कि भाई आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल, मैं एक आत्मा हूं जिसने ये शरीर को धारण किया है। दीज आर द बेसिक, लाइक यू नो, बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी विच आई फील ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग। एंड इफ यू डोंट नो देन लेट मी टेल यू कि हम सब जो है वो एक सोल है जो एवरी लाइफ में डिफरेंट बॉडीज, लाइक हम एवरी डे एक डिफरेंट कपड़ा पहन और पहनूंगी, तो हम जिस तरह से हर दिन कपड़ा बदलते हैं वैसे हर लाइफ में कैन यू ऑल हियर मी वेल? कैन यू ऑल हियर मी वेल? एक थम्स अप देना मुझे। Perfect, because I just got a message of, like, you know, little unstable connection, so I just wanted to understand whether I'm connected properly or not. चलो good, कहीं पे भी कुछ issue आए तो let me know, right? You can let me know. चलो done. So what I was saying कि हम जिस तरह से हम एवरीडे चेंज करते हैं अपने कपड़ों को, उसी तरह से आत्मा हर लाइफ में एक नया शरीर लेती है। जैसे इस टाइम उसने डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल का शरीर लिया, पिछली बार कुछ और लिया होगा, अगली बार कुछ और लेगी, राइट? इट टेक्स डिफरेंट बॉडीज डिपेंडिंग ऑन आवर कर्मास, राइट? सो वी आर ऑल, जो रियल हमारा जो रियल सेल्फ है, जो रियल आई है, दैट इज नॉट दिस बॉडी दैट यू आर लुकिंग एट, दैट इज एक्चुअली द आत्मा विद इन इट। दिस बॉडी इज जस्ट अ कवरिंग, जस्ट अ मैनिफेस्टेशन फॉर दिस फिजिकल वर्ल्ड। तो इस फिजिकल वर्ल्ड को एक फिजिकल बॉडी चाहिए, उसके लिए बॉडी है, बट रियलिटी में हम सब एक सोल है। आपका बेबी भी एक सोल है, राइट? सो और उस सोल की क्या क्वालिटी है? उस सोल की क्वालिटी है स्टेट ऑफ ब्लिस, परम आनंद की अवस्था, एक सत्य चित आनंद की अवस्था, जिसके ऊपर ना सफरिंग का कोई इंपैक्ट आ रहा है, ना कुछ प्लेजर का इंपैक्ट आ रहा है तो भी खुश, नहीं है तो भी खुश। वो हमारी आत्मा का मूल स्वरूप है। बट बॉडी का क्या स्वरूप है? बॉडी पांचों सेंसेस से वशीभूत है, उसमें राग और द्वेष आ गया है कि भाई मेरी इस बॉडी को क्या पसंद है? मेरी इस बॉडी को कंफर्ट पसंद है, मेरी इस बॉडी को स्लीप पसंद है, मेरी इस बॉडी को गुड फूड पसंद है। तो क्या होगा? मुझे राग होगा, अटैचमेंट होगी कंफर्ट के लिए, फूड के लिए और सब चीजों के लिए। और मेरी इस बॉडी को और कुछ चीजें पसंद नहीं है तो उसके प्रति क्या होगा? एवर्जन्स होंगे, द्वेष होगा। सो बॉडी में राग और द्वेष है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, विच इज अ कॉज ऑफ पेन एंड प्लेजर। But when it comes to soul, then there's nothing called pain and pleasure, because soul is happy by itself. है तो खुश, नहीं है तो खुश। हर स्थिति में
सतचित आनंद की अवस्था में रहता है सोल। सो कर्म हमें कब लगते हैं? जब जब हम अपने सोल के मूल स्वरूप यानी कि उसकी जो ब्लिसफुल स्टेट है उससे थोड़े भी इधर उधर होते हैं तो हमें कर्म बंधन हो जाता है। मतलब कि जब हम सैड हो जाते हैं, जब हमारे अंदर लालच आ जाता है, जब हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है, जेलसी आ जाती है, जब हमारे अंदर कुछ रिग्रेट की भावना आ जाती है, कुछ हीन भावना आ जाती है, जब हमारे अंदर ईगो आ जाता है, ये सारी क्वालिटीज क्या करती है? ये सारी क्वालिटीज हमको अपनी स्टेट ऑफ ब्लिस से दूर करती है। तो जब जब हम अपनी स्टेट ऑफ ब्लिस से दूर होते हैं, कर्म बंधन लगता है। और जो हमारा बेबी है वो हम किससे कनेक्टेड है? वो मुझसे कनेक्टेड है। तो मेरे अंदर जो भी इमोशंस क्रिएटेड हो रहे हैं, मेरे बेबी के अंदर भी वही इमोशंस क्रिएटेड हो रहे हैं। तो अगर मैं हमेशा एक ब्लिसफुल स्टेट में हूं तो मेरा बेबी भी ब्लिसफुल स्टेट में है। और मैं अगर इस राग और द्वेष में अटकी हूं कि किसी ने मुझे पैम्पर किया, पूछा भाई मेरी प्रेगनेंसी है, मेरा केयर कर रहे तो मैं बहुत खुश हो गई, और किसी ने मुझसे पूछा नहीं, मेरे को पैम्पर नहीं किया, मुझे जो पसंद था खाने का वो खाना नहीं दिया, मैं दुखी हो गई, तो क्या होगा? आपका बेबी भी इस राग और द्वेष में भटकता जाएगा। और जितना आप उसको भटकाओगे उसमें उतने कर्म लगते जाएंगे, उसका कार्मिक बैगेज उतना बढ़ता जाएगा। आप समझ लो मैं क्या कह रही हूं? So these are very basic fine points which I'm bringing to you, because हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल बच्चे की नहीं, हम बात कर रहे हैं एक डिवाइन चाइल्ड की। हाउ टू क्रिएट अ डिवाइन चाइल्ड इन द वूम, जो बच्चा हटके हो, अलग हो, सुपर डुपर हो, अमेजिंग हो। तो अमेजिंग बच्चे को बर्थ देने के लिए मदर को भी तो अमेजिंग काम करने पड़ेंगे ना। नॉर्मल मदर का नॉर्मल बच्चा होगा, अमेजिंग मदर का अमेजिंग बच्चा होगा। और अमेजिंग मदर को अमेजिंग काम करने पड़ेंगे तभी अमेजिंग बच्चा होगा। नॉर्मल मदर नॉर्मल काम करेगी तो नॉर्मल बच्चा होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर समय अपने भावों को चेक करते रहो। चेक, कीप अ चेक कि कहीं कुछ काम कुछ सेल्फिश डिजायर से तो नहीं हो रहा है, किसी को हार्म करने के पर्सपेक्टिव से तो नहीं हो रहा है, आपके इंटेंशंस प्योर है कि नहीं है। और जैसे ही आपके इंटेंशन में थोड़ी भी इंप्योरिटी आती है, आप बिल्कुल उसको करेक्ट करो, इंस्टेंट करेक्शन, अदरवाइज वो कार्मिक दोष आपके बच्चे को भी लगता जाएगा। और ये जो आपको अपने चेक करने हैं, वो अपने को थॉट के लेवल पे भी चेक करना है, इमोशन के लेवल भी चेक करना है, और एक्शन के लेवल पे भी चेक करना है। व्हाई? बिकॉज एक कर्म आपके द्वारा किया हुआ आपको मल्टीपल टाइम रिजल्ट्स देने वाला है, कॉज एंड इफेक्ट, मल्टीपल टाइम्स। So one wrong karma give rise to millions of other wrong karmas. One right karma will give you millions of other right karmas. So आप सोचिए अपने बच्चे के लिए कितना कुछ कर सकते हो। And this is the only time, this is the only time where you can actually tackle the karmas of your baby. बाकी आपको लाइफ में कभी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। Your child has to walk alone. अगर वो थोड़ा मन बुद्धि पैदा हो गया, हेल्थ में कुछ इश्यूज हो गए, जो भी हो गया, उसको अपने कर्मों को खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। यस, एज अ पेरेंट यू विल बी सपोर्टिंग, बट देन यू कांट करेक्ट इट। आप खाली सपोर्ट दे सकते हो, केयर दे सकते हो, लव दे सकते हो, उसके कर्मास को, उसकी सफरिंग को थोड़ा ईज आउट कर सकते हो कि वो और आराम से अपनी सफरिंग्स को हैंडल कर सके, बट सफरिंग्स को हटा नहीं सकते। लेकिन अभी आप अपनी उसकी सफरिंग्स को हटा सकते हो, उसके पुण्य को बढ़ा सकते हो, और डबल बेनिफिट है, आपका भी पुण्य बढ़ रहा है, उसका भी पुण्य बढ़ रहा है। एक तीर दो निशाने, इससे बेटर तो क्या डील हो सकता है? दे कांट बी अ बेटर डील देन दिस। That's why I always say that these 9 months are very very important, very important. एक सेकंड भी आप इसका वेस्ट नहीं होने दीजिए। एंड हर समय यही ध्यान रखिए that you are in a state of bliss at all times, absolute state of bliss, हर हाल में खुश,
किसी ने डांटा तो भी खुश, किसी ने प्यार किया तो भी खुश, हर सिचुएशन में खुश। क्यों? क्योंकि आपको अपने बच्चे को एक ब्लिसफुल स्टेट पे रखना है। जितना वो ब्लिसफुल स्टेट पे रहेगा, उसके कर्म बंधन उतने कम होंगे, उसके कर्मों की निर्जरा उतनी ज्यादा होगी। कर्मों की निर्जरा मीन्स कर्मों का कैंसिलेशन, डिलीशन ऑफ कर्मास, एंड कर्म बंधन मीन्स accumulation of karmas. I hope I'm making sense to all of you. I just hope. राइट और अगर थोड़ा भी टफ लग रहा है, देन इसकी रिकॉर्डिंग्स आप लोग को अवेलेबल है। लिसन टू इट 2-3 टाइम्स। क्या ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत टफ कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में, बहुत रिलैक्स करके आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, बट स्टिल इट इज टफ. So if you listen to it 2-3 times and you start feeling it, you start connecting it with your life, then you'll immediately get results. Okay, so next, now how can we minimize the accumulation of karmas? भाई ये सब बात तो ठीक है मैम, हम समझ गए कि भाई हमें करना चाहिए कुछ अपने बच्चे के लिए, एंड दिस इज द ओनली टाइम इन द इंटायर लाइफ टाइम जब हम उसके लिए कुछ कर पाएंगे. तो यस, वी आर ऑल रेडी टू डू what we are supposed to do, but now the question is what we are supposed to do. So this slide will answer you that कि हम कैसे अपने कर्मास के accumulation को मिनिमाइज कर सकते हैं. तो सबसे पहले कर्म योग का सिद्धांत. कर्म योग, पूरी भगवत गीता जो है वो कर्म योग के अराउंड सेंटर्ड है. क्या कहता है कर्म योग? कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन. कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं करो. मतलब सेल्फलेस एक्ट, सेल्फलेस डीड, सेवा भाव. ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं इसके, बस ये बोलूंगी कि सेवा, आप जितनी सेवा के कार्य कर सको आप करो. जितना सेवा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, कि अगर ओहो मैं आपके लिए सेशन कर रही हूं, अभी मैं सेशन करूंगी तो रिटर्न में आप मुझे ये करोगे वो करोगे, ब्ला 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 ब्ला. मैं जस्ट कर रही हूं सो दैट आपका भला हो. आई एम शेयरिंग माई नॉलेज. इफ माई थॉट प्रोसेस इज दैट, then that is seva. If my thought process is not that, I'm expecting some return out of it, then this is not seva. Then this is some transaction. So don't get into any transactions. Just do simple seva. कैसे सेवा कर सकते हो भाई? जा रहे हो रास्ते में, बिस्किट्स ले लो, डॉग्स मिलते हैं उनको खिला दो. दाना है डाल दो, चिड़िया खा लेंगी. आपके बालकनी है, वहां पे अभी बहुत गर्मी हो रखी है, एक कटोरे में पानी रख दो, एक कटोरे में दाना रख दो, चिड़िया लोग पिएंगी, खाएंगी, खुश होंगी. घर में रोटियां ज्यादा बन गई हैं, गौ माता को खिला दीजिए. आसपास में बहुत सारे बच्चे हैं जो नीडी हैं, उनको थोड़ी पढ़ाई की चीजें दे दीजिए. अगर आपके पास समय है तो उनको पढ़ा भी दीजिए, उनके पसंद की चीजें उनको बांट दीजिए. So you can do any form of seva. Seva can be monetary, seva can be in the form of service, seva can be in the form of knowledge. कि आपको अगर कोई चीज का ज्ञान है तो उस ज्ञान को बांटिए, बहुत बड़ी सेवा है वो. जितना ज्ञान बांटते हैं उतना ज्यादा बढ़ता जाता है. तो ज्ञान बांटिए, वेरी बिग सेवा. अगर आपके पास टाइम है तो कुछ सर्विस दीजिए आप. अगर पैसे हैं तो कुछ चीजें बांट दीजिए, लोगों को एम्पावर कीजिए. सो डू सेवा एक्टिविटीज. जितनी सेवा एक्टिविटीज करेंगे उतना कार्मिक बैगेज आपका कम होगा. सेकंड, भक्ति योग का सिद्धांत है संकीर्तन. संकीर्तन मतलब भगवान के साथ मर्ज हो जाना. कैसे मर्ज होना? सिंगिंग इन हिज ग्लोरी. It's a very powerful tool, very very powerful tool. When we surrender to the Almighty. अच्छा, क्यों जब एक बच्चे को एक पेरेंट हवा में फेंकता है तो बच्चा रोता है कि हंसता है? क्या करता है बच्चा? रोता है कि हंसता है? ऑफ कोर्स हंसता है. ही इज एंजॉयिंग द एक्ट. क्यों? बट isn't it little what to say confusing? बच्चे को हमने फेंक दिया तो बच्चे को तो रोना चाहिए. क्या पता जमीन में गिर जाए, कुछ भी हो जाए? बिल्कुल भी नहीं.
बच्चा हंसता है, बच्चा इंजॉय करता है। क्यों इंजॉय करता है? क्योंकि उसे ट्रस्ट है अपने पेरेंट पे, अपने फादर पे ट्रस्ट है कि पापा तो मुझे पकड़ ही लेंगे। और उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया अपने पेरेंट के प्रति कि मुझे कुछ नहीं होने देंगे। दे विल इंश्योर दैट आई एम एब्सोल्युटली, आई लैंड एब्सोल्युटली फाइन, राइट? तो सिमिलरली हम भी उस भगवान के बच्चे हैं। जब हम उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनको सरेंडर करते हैं, तो क्या होता है? हमारा लाइफ एकदम रिलैक्स्ड हो जाता है, बिकॉज वी नो दैट ही इज देयर टू टेक केयर, राइट? सो जस्ट ट्रस्ट, जस्ट सरेंडर एंड जस्ट सिंग इन हिज ग्लोरी। भजन, संकीर्तन, मंत्र चैंटिंग। मैं आफ्टर 2 सेशंस आई विल बी टेकिंग अ सेशन मंत्र चैंटिंग, जहां मैं डिटेल में आऊंगी कि वाई मंत्र चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, what power does it have, एंड कैसे मंत्र चैंटिंग करके हमारे कार्मिक बैगेज रिड्यूस होते हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट विथ यू। एंड देयर सर्टेन mantras which are specific for pregnancy, specific for conception, specific for protection of womb, specific for creating the qualities in the child, specific for delivery, right? So we will discuss all those mantras as well. So जब हम वो सब मंत्र की चैंटिंग करते हैं, जब भगवान की ग्लोरी में हम गाते हैं, तो क्या होता है? हमारे कार्मिक बैगेज कम होते हैं। Then third is स्वाध्याय, seeking knowledge. What we are doing right now, हम नॉलेज बढ़ा रहे हैं, राइट? नॉलेज किसकी? नॉलेज सेल्फ की, खुद की नॉलेज कि हम एग्जैक्टली हैं क्या, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम क्यों आए हैं, हमारी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो दिस इज स्वाध्याय। तो स्वाध्याय के लिए आप लोग को क्या करना चाहिए? अच्छे अच्छे स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगी एवरी मदर मैंडेटरली शुड रीड भगवद गीता। आप गूगल में टाइप करेंगे, आपको भगवत गीता का फ्री डाउनलोड मिल जाएगा। गीता प्रेस का लीजिएगा, बिकॉज इट्स एक्सप्लेन वेरी ब्यूटिफुल इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। सो डाउनलोड इट फ्रॉम द इंटरनेट, और एवरी डे आप डिसाइड कर लीजिए कि भाई मैं 10 श्लोक पढ़ूंगी, 20 श्लोक पढ़ूंगी, जितनी आपकी इच्छा है। लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको फील करना है, उसके एक एक श्लोक को रीड करके इंटरनलाइज करना है, फील करना है, उसे डीपली समझना है, राइट? स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब क्या? स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन मतलब क्या? जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसको स्वयं पर प्रैक्टिस करना, उसका अभ्यास करना, उसको इंटरनलाइज करना। सो जब आप ये स्वाध्याय एक्टिविटीज करोगे, जब आप वो चिंतन मनन करोगे, तो सिर्फ आप चिंतन मनन नहीं कर रहे हो, गीता के श्लोक के ऊपर सिर्फ आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आपके साथ आपके वूम में जो आपका बेबी है वो भी इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, और वो भी गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। और अगर आप आधा सीखोगे तो आधा पाओगे। माँ सुभद्रा ने गलती से आधा ही सीखा, चक्रव्यूह में घुसने की कला, निकलने की कला सीखी ही नहीं। तो अभिमन्यु भी आधा ही सीख पाया, खाली घुसना सीखा, निकलना नहीं सीख पाया। तो आपको भी ये सब चीज पढ़ना होगा, सीखना होगा, सो दैट यू कैन अप्लाई। एंड देन राजयोग। राजयोग इज अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच। इसके 8 स्टेप्स हैं, जिसमें मैं अभी नहीं जा रही हूं। मैं सिंपल में ये कहूंगी, साधना करना, अपने जीवन को साधना। साधना मतलब इम्प्रोवाइज करना, उसको बेटर बनाना, मेडिटेट करना, इंट्रोस्पेक्ट करना। So you need to meditate on daily basis. You need to introspect. आंखें बंद करके डीप आपको जाना है, उतरना है, और इंट्रोस्पेक्शन करनी है। और ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं चक्रास को डीपली कराने वाली हूँ, तो चक्र साधना भी आपको कराऊंगी। छोटी सी 10 मिनट की साधना होगी। मैं चाहूंगी एवरी डे आप करो, और अगर आप उसको एवरी डे अच्छे से करोगे, कोई डाउट ही नहीं है कि आपके बच्चे के पता नहीं कितने संचित और प्रारब्ध फिनिश हो जाएंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सो 4 important things are
सेवा, संकीर्तन, स्वाध्याय एंड साधना। इंश्योर कि ये चारों चीज एवरीडे बेसिस में आपके रूटीन में रहे। रोज कोई ना कोई फॉर्म ऑफ सेवा एक्टिविटी आप करो, या तो किसी को खिलाओ, नहीं तो किसी को पढ़ाओ, नहीं तो किसी को खुशियां ही बांटो, कुछ नहीं। बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास जाके आप 10 मिनट बैठ के उनकी खाली बातें ही सुन लो, वो भी एक बड़े सेवा का काम हो गया, बिकॉज नोबडी देयर टू लिसन टू देम, दे आर वेरी लोनली। उनकी लोनलीनेस को थोड़ा सा दूर कर दो, वो एक बड़ी सेवा हो गई। कुछ नहीं। संकीर्तन, मंत्र चैंटिंग करना है हमें, भजन कीर्तन करने हैं हमें, अच्छे स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं, और हमें मेडिटेट करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है। तो ये चारों चीजें जब हम करेंगे तो हमारा कार्मिक बैगेज बहुत कम हो जाएगा, हमारा भी और हमसे भी ज्यादा हमारे बच्चों का भी। बिकॉज हमारे में प्रॉब्लम क्या है, हमारे क्रियामान कर्म हर सेकंड एक्टिवेट होते जा रहे हैं, जो वो आगामी कर्म को भी एक्टिवेट करते जा रहे हैं। तो जितने कर्म हम रिलीज कर रहे हैं, पता नहीं उससे कितने ज्यादा हम ऐड भी करते जा रहे हैं। बट मेरे बच्चे के केस में ना क्रियामान है ना आगामी है, खाली संचित और प्रारब्ध है। राइट? सो आप कितने होलसेल में अपने बच्चों के कर्मास को रिलीज कर सकते हो, इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। एंड देन एवरी डे want you to do a self audit, a daily review and cleansing of karmas. कैसे? by doing two things. एवरी मॉर्निंग एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब आप मॉर्निंग में उठो तो ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ उठो। गिव ग्रैटिट्यूड एवरीवन, टू द गॉड कि आपने मुझे ये दिन दिया, टू द पेरेंट्स जिन्होंने शरीर दिया, टू योर सिबलिंग्स, टू योर फैमिली, टू योर वाइफ, टू योर हस्बैंड, टू योर बिजनेस पार्टनर्स, टू योर कॉम्पिटिटर्स। वाई कॉम्पिटिटर्स? बिकॉज उनके कारण आप अपने आप को बेटर बनाते हो, यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर वर्क, दे मेक यू बेटर एंड मोर अलर्ट। टू योर गुरु, सो गिव ग्रैटिट्यूड टू एवरी पर्सन, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, बिकॉज हर चीज यूनिवर्स की आपके सपोर्ट में काम कर रही है। तो अब जितना ग्रैटिट्यूड दोगे उतना आपका कार्मिक बैगेज कम होता है और आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं। And every night seek forgiveness. Seek forgiveness with everyone, जिससे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, जाने अनजाने में कोई भी तरह से आपने किसी का मन दुखाया हो, अपने बातों से, अपनी सोच से, अपने एक्शन से, इन एनी फॉर्म, जस्ट सीक फॉरगिवनेस एंड गिव फॉरगिवनेस। और किसी ने आपको दुखी किया तो क्लोज द कार्मिक ट्रांजैक्शन बाय गिविंग फॉरगिवनेस। दे दो, फॉरगिवनेस दे दो, भाई गलती हो गई, कोई बात नहीं, आई रिलीज दोस कर्मास, इट्स फाइन। सो एवरी नाइट सीक फॉरगिवनेस एंड गिव फॉरगिवनेस। एवरी मॉर्निंग एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ ही वेकअप करना है। सो इफ यू हैव ग्रैटिट्यूड इन द मॉर्निंग एंड फॉरगिवनेस इन द नाइट, तो आपका पूरा दिन जो है ना एकदम वेल पैकेज्ड रहेगा, कोई नए कर्मास ऐड ही नहीं होंगे, और जो है वो रिलीज होते जाएंगे। So seva, sankirtan, swadhyay, sadhana, gratitude and forgiveness. So I'm giving you these 6 tools to minimize the accumulation of karmas. Right? Now let's come to the next thing. Right? अब ये कर्मास को जब हम लेके आते हैं इस धरती पे, मदर के वूम में, तुम कैसे आते हैं? हमें शरीर धारण करते, राइट? तो क्या हमारे पास यही बॉडी है दैट यू आर एबल टू सी, जो हम आंखों से देख सकते हैं? क्या आपकी वही बॉडी कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड इट? यस, देयर इज समथिंग बियॉन्ड। ये तो जो आपको दिख रहा है वो फिजिकल बॉडी है, जिसके पावर्स बहुत लिमिटेड है। टू बी ऑनेस्ट, गिवन टू इटसेल्फ, वो खुद में तो जिंदा भी नहीं रह सकती, जिंदा भी नहीं रह सकती। ये फिजिकल बॉडी को छोड़कर, दिस फिजिकल बॉडी इज द ग्रॉस बॉडी। इसके अलावा आपके 4 सटल बॉडीज हैं। ये फिजिकल बॉडी के अलावा आपके 4 सटल बॉडीज है विच आर मच मोर पावरफुल, मच मोर पावरफुल। तो और आपका बेबी भी यही
बॉडीज को लेके आया है, तो वूम में आपको भी इसके पावर को बढ़ाना होगा, राइट? Now when we come to, now let's discuss this bodies one after the other. तो सबसे पहले आपका फिजिकल बॉडी, जो आप अपनी सेंसेस से फील कर सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, राइट? और ये किससे बना है आपका फिजिकल बॉडी? आप बोलेगे मेरे पास ऑर्गन्स हैं, मेरे पास ब्लड है, मेरे पास स्किन है, राइट? बट आपने कभी सोचा ये ऑर्गन्स, ये ब्लड, ये स्किन क्या चीज से बना हुआ है? इसका रॉ इंग्रेडिएंट क्या है? ये बना है पंच तत्व से, पंच महाभूत से, 5 वाइटल एलिमेंट्स से। क्या है 5 एलिमेंट्स? अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। ये आपके 5 एलिमेंट्स हैं। और पूरी सृष्टि, जितने भी ग्रॉस प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मेरी बॉडी हो चाहे कुछ भी हो, वो इसी 5 एलिमेंट के कॉम्पोजिशन से बनी हुई है, राइट? तो मेरे अंदर क्या क्या है? मेरे अंदर वाटर है 72%, अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व है 12%, वायु एयर एलिमेंट है 6%, अग्नि फायर एलिमेंट है 4%, और आकाश ईथर एलिमेंट है जो बाकी बचा हुआ, राइट? सो ये पंच तत्व से मेरा ये फिजिकल बॉडी बना हुआ है। अभी आप सिर्फ समझते जाओ मैं क्या कह रही हूं। ये सारी नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है, आई कम टू द एप्लीकेशंस लेटर। और मैं बीच बीच में आती भी जा रही हूँ, जैसे मैंने आपको कर्मास समझाया, अब कर्मास की फिर एप्लीकेशन बताई कि भी आप सेवा करके, साधना करके, ये सब तरीकों से आप अपने कर्मास के एक्यूमुलेशन को कम कर सकते हो। सो दिस इज द टू डू फॉर यू। सिमिलरली ये पंच तत्व जो है वो हमारे फिजिकल बॉडी को बनाता है। फिजिकल बॉडी को क्या कहते हैं? अन्नमय कोश। तो मेरा अन्नमय कोश ये 5 पंच तत्व से बना हुआ है। अब इसका रेलेवेंस क्या है in my pregnancy? I'll come to it later. You have to hold on with it, right? Now, अब ये जो अन्नमय कोश है, ये अन्नमय कोश बहुत वीक है। इट इज वेरी वीक बाय इटसेल्फ। वो इतना वीक है कि वो खुद में जिंदा भी नहीं रह सकता। आपको क्या लगता है जो ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हैं उससे जिंदा है? इज दिस बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन यू आर लिविंग? नॉट एट ऑल। अगर हम ऑक्सीजन पे जिंदा होते तो शायद दुनिया में सारे लोग जो मर चुके हैं सब वेंटिलेटर्स पे होते थे, और हम वेंटिलेटर्स पे उनको रख रख के, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लगा के हम उनको जिंदा रखते थे। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक लाइफ फोर्स एनर्जी है। हम जिंदा उस लाइफ फोर्स एनर्जी से हैं, और जिस मोमेंट वो लाइफ फोर्स एनर्जी हमारी फिजिकल बॉडी से कट ऑफ हो जाती है, वी आर डेड। तो ये लाइफ फोर्स एनर्जी कहां पर है? ये लाइफ फोर्स एनर्जी हमारी सेकंड बॉडी में, दैट इज प्राणमय कोश। तो हमारा जैसे अन्नमय कोश है, इसका एग्जैक्ट रिप्लिका हमारा प्राणमय कोश है इसके बाहर में, विच यू कांट सी विथ नेकेड आई। आप नॉर्मल आंखों से उसको नहीं देख सकते क्योंकि वो सटल बॉडी है, वो सूक्ष्म बॉडी है, लेकिन ये बहुत पावरफुल बॉडी है। और इसी प्राणमय कोश के कारण अन्नमय कोश जिंदा है, क्योंकि प्राणमय कोश में फ्लो कर रही है सारी लाइफ फोर्स एनर्जीज, और ये लाइफ फोर्स एनर्जी थ्रू सिल्वर कॉर्ड, हमारी नाभि में सिल्वर कॉर्ड, वो भी एक सूक्ष्म पाइप है, सटल पाइप है, यू कांट सी विथ योर आईज, दे आर ऑल एनर्जी बॉडीज। तो सिल्वर कॉर्ड के थ्रू वो हमारी अन्नमय कोश को पोषित कर रही है, उसमें एनर्जी डाल रही है। नाउ जिस मोमेंट ये सिल्वर कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो जाता है, द फ्लो ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी स्टॉप्स फ्रॉम प्राणमय कोश टू अन्नमय कोश एंड वी आर डेड। चाहे जितना भी ऑक्सीजन क्यों ना हो। तभी तो हॉस्पिटल में होता है, वेंटिलेटर लगा रहता है तो भी डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है सॉरी ही इज नो मोर। व्हाई? बिकॉज द सिल्वर कॉर्ड इज कट ऑफ, राइट? तो प्राणमय कोश इज द सेकेंड बॉडी। वी आर गोइंग टू डिस्कस in detail about pranamay kosh in some time, right? Now after pranamay kosh we have got third body, जो यहाँ पे आप ग्रीन में देख सकते हो। वो रेड जो आपको दिख रहा है वो अन्नमय कोश है,
उसका जो येलो है वो प्राणमय कोश, फिर जो ग्रीन में है वो है मनोमय कोश। मनोमय कोश क्या है? मनोमय कोश इज आवर माइंड बॉडी। हमारे सारे फीलिंग्स, इमोशंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, फियर्स, फोबियाज, ये सब हमारे मनोमय कोश में स्टोर्ड हैं। फिर मनोमय कोश के बाद में क्या आता है? ज्ञानमय कोश, विच इज आर विजडम बॉडी। ज्ञानमय कोश इज आर विजडम बॉडी। तो हमारे जितना भी वैल्यूज है, बिलीफ सिस्टम है, हमारी इनर वॉइस है, ये सब चीज हमारे ज्ञानमय कोश में है। हमारे सारे कर्म जो हैं वो सब यहीं पर हैं। एंड देन फाइनली इज द फिफ्थ बॉडी, दैट इज आनंदमय कोश, द बॉडी ऑफ ब्लिस। This is what we actually are. Here is where the soul resides. हमारे इस सूक्ष्म शरीर में हमारे सोल का वास होता है, आनंदमय कोश में। तो we have got these 5 bodies. Annamay kosh, which is the weakest, but unfortunately this is the only body we can see through our senses, we can feel through our senses, इसलिए हमको लगता है कि बस यही वो बॉडी है। लेकिन इसके अलावा प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है। नाउ जब हम मरते हैं तो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश डिसइंटीग्रेट हो जाता है। एवरी बर्थ पे वी आर बोर्न विथ अ फ्रेश अन्नमय कोश एंड अ प्राणमय कोश, बट मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश is eternal, it stays forever. There is a very important catch here. यानी कि आपका बेबी जो आपके वूम में आया है वो अपना अन्नमय कोश और प्राणमय कोश डेवलप कर रहा है, लेकिन उसका मनोमय, ज्ञानमय और आनंदमय वही पहले वाला है, पुराना है। और मनोमय के में क्या है? उसके सारे इमोशंस है, उसकी फीलिंग्स है, उसकी लाइक्स है, उसकी डिसलाइक्स है, उसके फियर्स है, उसके फोबियाज है, हर चीज स्टोर्ड है। ज्ञानमय में क्या? उसके सारे कर्मास है, उसकी सारी पास्ट नॉलेज है। आनंदमय में क्या है? उसकी ब्लिस है। सो इस सब चीज लेके पैदा हुआ है, राइट? तो इसलिए आपका बेबी जब बॉर्न होगा, इट विल टेक बर्थ विथ सर्टन लाइकिंग्स, विथ सर्टन डिसलाइक्स। वो बहुत सारी चीज लेके बॉर्न होगा। तो क्यों वो सारी चीजों को लेके बॉर्न होगा? क्योंकि उसके मनोमय कोश में वो स्टोर्ड है। वो जब बॉर्न होगा तो कुछ लोगों से उसको ज्यादा प्यार होगा, कुछ लोग उसे उतने पसंद नहीं आएंगे। आपको भी आश्चर्य होगा, भाई ऐसी क्या बात है? जिससे उसको ज्यादा प्यार है उसने तो कभी कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए किया ही नहीं, और जो उसे पसंद नहीं आ रहा है वो तो इतना बराबर है, फिर भी वो उसके साथ क्यों नहीं सेटल हो रहा है? द रीजन इज उसके पास्ट कर्मास। जिसको पसंद कर रहा है उसके साथ उसके पास्ट कर्मास अच्छे हैं, बिकॉज मनोमय कोश में सारे वो फिजिकली उस चीज को समझ नहीं पा रहा है, बट इन हिज मनोमय कोश द लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर स्टोर्ड। सो अकॉर्डिंग टू दैट ही इज रिएक्टिंग टू इट। उसे एक पर्टिकुलर फूड ज्यादा पसंद आएगा, उसकी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैबिट होगी। क्यों होगी? दैट इज ऑल इज पार्ट ऑफ संस्कारा दैट इज देयर स्टोर्ड इन हिज मनोमय कोश, राइट? नाउ we can handle all these things. हम जैसे जैसे कर्मों की निर्जरा करते जाएंगे, कर्मों के बॉन्डेज से मुक्त होते जाएंगे, सेवा, संकीर्तन, साधना, स्वाध्याय, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, ये सारे टूल्स के द्वारा जब जब हम विल वर्क, हमारे हमारे बच्चे के मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा और उसकी भी शुद्धि, उसकी भी प्योरिफिकेशन होती जाएगी, और उसका जो प्राणमय और आनंदमय क्रिएट हो रहा है वो और भी बेटर क्रिएट होगा। जैसा आप चाहते हो वैसा क्रिएट होगा। आपको मन है कि आपके बच्चे के डिंपल होना चाहिए तो डिंपल भी आ जाएगा। आपकी इच्छा है कि बच्चे के ग्रे आईज होना चाहिए तो ग्रे आईज आ जाएगा। आपकी इच्छा होगी आपके बच्चे का हेयर कर्ली होना चाहिए तो कर्ली हो जाएगा। It's all possible. It's all scientifically proven. But then you have to reach to that level of spirituality, to that depth, which is very easy. सेवा करना है, संकीर्तन करना है, स्वाध्याय करना है, साधना करनी है, मेडिटेशन करना है,
फॉरगिवनेस रखनी है, ग्रैटिट्यूड रखना है, शुद्ध भाव रखने हैं, हमेशा एक ब्लिसफुल स्टेट में रहना है, अपने थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस को मॉनिटर करते जाना है, अपने ऊपर एक सेल्फ चेक रखना है। कितना डिफिकल्ट है ये सब काम? है क्या डिफिकल्ट? अगर नहीं करो तो बहुत डिफिकल्ट है, और करो तो बहुत इजी है। But then this is going to give you amazing results. Amazing results. Trust me. Trust me. Right? So now we'll deal more with Pranamaya Kosh, our energy body. So understand your nadis and aura. अब हमारा जो प्राणमय कोश है वो क्या है? वो एक सटल बॉडी है, और उस सटल बॉडी में सटल पाइप्स है। नाड़ी क्या है? नाड़ी सटल पाइप्स है, सटल चैनल्स है, सूक्ष्म चैनल्स है, जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखेगा, बट मेरे बाहर में ऐसे पूरा क्रिस क्रॉस होता हुआ एक पूरा एक नेटवर्क है, सिर्फ मेरे ही नहीं, हम सबके। राइट? सो ये क्या है? दीज आर नाड़ीज. There are 72,000 nadis in our system. 72,000 nadis. अब ये नाड़ीज में क्या फ्लो हो रही है? लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो हो रही है, और ये लाइफ फोर्स एनर्जी जो फ्लो हो रही है वो क्या कर रही है? वो एक बायोइलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रही है। जैसे जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है पाइप में तो क्या होता है? वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। वैसे लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो करके हमारे अराउंड एक बायोइलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है। और ये बायोइलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेरी सिंपल, ये बायोइलेक्ट्रिक फील्ड ही हमारी ऑरा है। We keep talking about aura, कि इसकी ऑरा बहुत पावरफुल है, इसकी ऑरा बहुत वीक है, blah 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 blah. But do you know what aura is? Aura is nothing but the bioelectric field around yourself, which is because of the life force energy flowing through the channels, through the nadis. So the length of the aura is directly proportional to the frequency of the prana energy. जो life force energy flow करे नाड़ी में, वो जितनी पावरफुल होगी, आपकी ऑरा उतनी ही पावरफुल होगी। वो जितनी वीक होगी, आपकी ऑरा उतनी ही वीक होगी। तो जब लाइफ फोर्स एनर्जी उतनी स्ट्रांगली फ्लो नहीं करती तो क्या होता है? हमारी ऑरा बहुत वीक होती है, और जब हमारी ऑरा वीक होती है तो क्या होता है? उसमें फिशर्स आ जाते हैं, छेद आ जाते हैं, जिससे हम ग्रॉस एंड सटल नेगेटिव एंटिटीज को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर बीमारियां आने लग जाती है। इट इज सेड कि हमारे फिजिकल बॉडी को डिजीज टच करने के पहले 6 मंथ्स तक हमारे एथरिक बॉडी में रहती है, हमारे प्राणमय कोश में रहती है। वो वहां पे 6 महीने रह के फिर हमारे बॉडी तक पहुंचती है। सो इफ वी कैन क्लेंज इट एट दैट लेवल, विल बी नेवर बी डिजीज्ड। हमें 6 मंथ्स का टाइम मिलता है, बट कितने लोग उसको यूज कर पाते हैं? दैट्स द थिंग, राइट? सो रिसर्च ने प्रूव किया है कि एक हेल्दी पर्सन की ऑरा 2.4 मीटर्स है, डिजीज पर्सन की 1.95 meters है, person who is literally on deathbed is 0.9 meters, and the aura of a spiritually enlightened soul is really really big. It runs in kilometers and kilometers. यही तो रीजन है कि जब कोई साधु संत, कोई बहुत ही पॉजिटिव सोल हमारे पास में आता है, वो हमारी पूरी लाइफ को पॉजिटिव बना देता है। We get totally influenced because the auras, they like overlap, and when the auras overlap तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। तो जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन पर्सन के हम कांटेक्ट में जाते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आती है। वही एट द सेम टाइम अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पर्सन के ऑरा में हम जाते हैं तो हमारी भी थिंकिंग उससे अफेक्टेड हो जाती है। सो द ऑरा इज really really powerful, and the aura is created by the life force energy flowing through it. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, तो फिर हम लाइफ फोर्स एनर्जी को कैसे इंप्रूव करें, उसको कैसे स्ट्रेंथन करें, उसे कैसे और पावरफुल बनाएं? फिर कम टू इट। मैं जो भी आपसे डिस्कस कर रही हूं, यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस। अभी मैं खाली आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, देन आई विल कम अप विद वेज ऑफ डीलिंग इट। इफ आई एम सेइंग एनीथिंग, इट्स फॉर अ पर्पस, इट्स फॉर अ पर्पस, so just hold on, right? So now
Out of 72,000 nadis, there are 3 main nadis which are very important. There are 3 main nadis which are very important, which is Ida, Pingala, and Sushumna. Ida is the female nadi, which is also called the Chandra nadi. Pingala is the male nadi, which is also called the Surya nadi. So Ida and Pingala, they both start from the tip of the tailbone and they move like this, spiral. When Ida and Pingala are balanced, then it activates the third and the most powerful nadi in our human system, that is the Sushumna nadi, जो उसके center से activated होता है, the line which is going through the center. So when Ida and Pingala are balanced, then Sushumna gets activated. Ida and Pingala is stopped here and Sushumna goes till the top of the crown. Right? Now, at the intersection point of Ida, Pingala and Sushumna, there are chakras. So first intersection point क्या है? Tip of the tailbone, जहां जो उनका उद्गम स्थान है, जहां से वो शुरू हुए हैं. So the first chakra is Muladhara chakra. The second intersection point is 4 fingers below the navel. So that is Swadhisthana. Third intersection is at the navel point, that is Manipur. Fourth intersection point is at the chest center, that is Anahat. Fifth is here, that is Vishuddhi. Sixth is here, that is Agya. Now from here, only the Sushumna goes to the top till the crown center, and that is Sahasrar. So हमारे 7 main chakras है body में, which are at the intersection point of Ida, Pingala and Sushumna, as you can see over here. Now your next question will be, what are chakras? सुना तो बहुत है चक्र के बारे में, but चक्र है क्या? चक्र एक ट्रांसफॉर्मर की तरह है, जिसका क्या काम है? जिसका काम है ब्रह्मांड की ऊर्जा को कैप्चर करना. अब आपका मोबाइल फोन है, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो वो सब क्या हो जाते हैं? डिस्चार्ज हो जाते हैं. फिर आप क्या करते हो? उसको कनेक्ट करते हो इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट से, और कनेक्ट करके आप मेन सप्लाई से इलेक्ट्रिसिटी लेके अपने गैजेट्स को चार्ज करते हो. सिमिलरली हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम भी डिस्चार्ज होते जाते हैं. हमारी भी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो नाड़ीज में फ्लो कर रही है, वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है, उसका पावर कम होता जाता है. राइट? तो हमें भी चार्ज होने की जरूरत है. राइट? तो हम चार्ज कैसे होते हैं? हमारी जो चार्जिंग पॉइंट है वो है हमारे चक्रास. ये चक्रास क्या करते हैं? कनेक्ट होते हैं वो सुप्रीम पावर के साथ में, और कनेक्ट होके वो चार्ज करते हैं अपने आप को. और जैसे ही चक्र चार्ज होता है, चक्रास आर लाइक पावर बैंक्स. भाई हमने पावर बैंक को चार्ज कर लिया, अब कुछ नहीं, अब वो पावर बैंक क्या करेगा? अपने रिस्पेक्टिव गैजेट्स को चार्ज करता जाएगा. तो सिमिलरली जो चक्र की जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, उसका जो काम है, वो उससे जो नाड़ियां निकल रही है, उस नाड़ी में लाइफ फोर्स एनर्जी को वो चार्ज करता जाएगा, उसके पावर को बढ़ाता जाएगा, उसकी लेंथ को बढ़ाता जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता जाएगा. राइट? सो these are the 7 chakras. You don't worry about the 7 chakras, because next session मैं 1 full session सिर्फ चक्रास पे लेने वाली हूँ. आज मैंने खाली एक इंट्रोडक्शन दिया आपको, so that you can start feeling it. It is very important, क्योंकि सिर्फ आप चक्रास को ही हैंडल कर लो ना, आपके बच्चे के 70-80% कर्मास हैंडल हो जाते हैं. कुछ नहीं और करने की जरूरत है. एवरीथिंग इज अ फंक्शन ऑफ चक्रास. तो अगर आपने चक्र को हैंडल कर लिया तो सब हैंडल कर लिया. यू आर टोटली सॉर्टेड. सो नेक्स्ट सेशन आई विल फोकस टोटली ऑन चक्रास. नाउ हियर आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, कि ये चक्र जो है वो क्या हो गए हैं? वो इम्बैलेंस्ड हो गए. हर चक्र की अपनी एक नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, और जब वो चक्र अपनी नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे रोटेट करता है, तो क्या करता है? ब्रह्मांड की ऊर्जा को वो कैच कर पाता है. लाइक इट्स लाइक रेडियो स्टेशन है भाई,
इस एफएम का ये फ्रीक्वेंसी नंबर है, उसका ये फ्रीक्वेंसी नंबर है, रेडियो मिर्ची का कुछ और है, रेड एफएम का कुछ और है, किसी और का कुछ और है। तो जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे उसको लेके जाते हो तब वो बचता है। सिमिलरली हर चक्र की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, जब वो उस फ्रीक्वेंसी पे रहती है तब वो बराबर रहती है। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे रॉन्ग कर्मास के कारण हमारी चक्र की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्टॉर्टेड हो गई, गड़बड़ हो गई है। एंड बिकॉज चक्र की फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्ट हो गई है, वो मेन सप्लाई से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, वो अपने आप को चार्ज नहीं कर पा रही है, वो अपने आप को ट्यून नहीं कर पा रही है। इट इज नॉट एबल टू ट्यून इन। और इसलिए क्या हो रहा है कि उससे रिलेटेड जो नाड़ीज है उसमें जो लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो कर रही है वो सब डिस्टर्ब्ड हो गई है। एंड उसी के कारण हमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर प्रकार के डिजीजेस हो रहे हैं। राइट? तो अब हमें क्या करना होगा, हमें वापस से वो चक्र को उसकी राइट फ्रीक्वेंसी पर लेके आना पड़ेगा। एंड देयर आर वेरियस वेज ऑफ बैलेंसिंग द चक्रास। दिस इज कॉल्ड चक्रा बैलेंसिंग। तो जब हम चक्र को बैलेंस करते हैं तो क्या होता है, वो वापस से अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे चला जाता है। और जैसे वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जाता है वो कनेक्ट हो जाता है, ट्यून इन हो जाता है। और जैसे वो ट्यून इन होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट्स अ ट्रांसफॉर्मर, इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी एंड देन it receives and then it distributes like a transformer, as plain as simple as possible. So there are various ways of balancing the chakras. What are the different ways? It can be balanced by sound, it can be balanced by color, it can be balanced by different elements, it can be balanced by relationship also, relationship with your father, with your mother, with your siblings. It can be balanced by planetary positions also. So chakras can be balanced in variety of ways. Today I'm not going into the detail of that. This is my topic of the next session. मैंने आज खाली ये टॉपिक आपके सामने प्रपोज किया है ताकि यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। हमने आज कर्मास को बहुत डिटेल में समझा और ये कर्मास को हैंडल करने के लिए हमको चक्र को समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये चक्र विल बी अ टूल, विल बी अ वेरी बिग पावरफुल इंपॉर्टेंट टूल टू हैंडल योर कर्मा। बिकॉज रॉन्ग कर्मास के कारण ही चक्र अनबैलेंस्ड हुआ है। तो जैसे चक्र बैलेंस हुआ इसका मतलब आपके कर्मास सेट राइट हो गए हैं। राइट? द चक्र ऑफ द मदर एंड द फीटस इज इन परफेक्ट अलाइनमेंट। तो जब मदर अपने चक्र को बैलेंस करती है उसके बच्चे का चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लग जाता है। इट इज एज पावरफुल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। तो जब आप अपने चक्र बैलेंसिंग पे फोकस करते हो, चक्र साधना करते हो, चक्र की मेडिटेशन करते हो, स्टेप्स लेते हो चक्र को बैलेंस करने के लिए, जो हम सब नेक्स्ट सेशन पे डिस्कस करेंगे, डोंट नीड टू वरी एट ऑल, इट विल बी वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। एंड इन केस यू रियली आर टू एक्साइटेड टू नो मोर देन यू कैन गो टू माई यूट्यूब चैनल। वहां पे आपको चक्र की वीडियो मिलेगी, यू कैन वॉच इट, so that when I discuss with you next time, you are all the more prepared. But अगर नहीं भी watch किया तो भी चलेगा. I'm going to explain you in great detail in next session. Right? So chakra of the mother and the fetus are in perfect alignment. So by balancing your chakras, you are directly balancing the chakras of your baby as well. Right? So it is such a powerful tool. So this brings an end to the session for today. So I just want all of you to become a very proud mother and welcome the divine child of your dreams. It's not very difficult to create the divine child. Trust me, it's very easy. Just need to follow the right steps. आपको right steps को follow करना है and then you're just sorted. You're done. Right? So we meet again in next 2 weeks. Till then, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर कर्मास। आप फोकस करना शुरू करो, आपकी इंटेंशन कैसी है, आपका ब्लिस कैसा है, आपके भाव कैसे हैं, आप जो भी हमने आज डिस्कस किया ना उसको फील करना शुरू करो, ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो, फॉरगिवनेस शुरू करो, सेवा एक्टिविटी स्टार्ट करो, वॉट एवर वी डिस्कस टुडे स्टार्ट डूइंग एंड देन इन 2 weeks we'll see how fast we are moving ahead. Right? So till then, goodbye, enjoy yourself, enjoy your beautiful pregnancy,
and take care.